मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। सबसे पहले तो मैं आज फिर से पाकिस्तान की बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो हालात है सभी देख रहे हैं, और पाकिस्तान का एक हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसके ये हालत मेरे से देखे नहीं जाते। सच्ची बता रहा हूँ। उसने रोज़ देखता हूँ उसकी फुटेज सोशल मीडिया पे, तो बस एक ही बात बोलूँगा, मज़े करा दिए भाई। तो यही चीज़ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। उनका इमरान खान का लाया था कॉन्फ्रेंस करने और संबोधन कर रहा था सारी दुनिया के सामने, और फिर से वो दिखा रहा था कि वो आखिर है क्या। क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं करता, क्योंकि उसका जाहिलपना है, जहालत है उसकी, और वो इसी काबिल है। और वो इंडिया पे आरोप लगाता है, एलिगेशन लगाता है। वो क्या करता है, और ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ बिल्कुल न्यूज़ वालों की उस भाषा में बोलूँगा, क्योंकि मेरे को भी देखना है कि मैं बोल पाता हूँ। तो एलिगेशन लगा रहा था कि इंडिया के साइबर आर्मी 600 से ज़्यादा वेबसाइट है, साइट्स हैं, उनके द्वारा वहाँ पे ट्रोल किया जाता है। वो गलत बोल रहा है। थोड़े बहुत होंगे। अगर इंडिया की आबादी 60 करोड़ में से 10 करोड़ भी आ गए ना ट्विटर पे उतर के, और अलग अलग तरीके से, पाकिस्तान उसी टाइम पता नहीं कितने टुकड़ों में टूटेगा, पता भी नहीं चलेगा। उनमें खुद कमी है। आप यूट्यूब में बहस देख सकते हो इन लोगों की, देवबंदी बरेलवी, वो कहता है उसे चूहा, वो कहता है उसे शेर, वो हार गए, वो हार गए, वो सुन्नत नहीं है, वो ये नहीं है, अहले हदीस नहीं है। वो खुद ही आपस में लगे रहते हैं। बहुत सारी बहसें हैं सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हो। एक दूसरे को मानते नहीं है बिल्कुल भी। कहते हैं ना कि तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें काफिर ही काफिर नजर आएंगे, तो उनका वो हाल है। उन्हें हर, और है आपस में सब मुसलमान, लेकिन उन्हें हर किसी में, क्योंकि उन्होंने यही किया था, उनका इतिहास बोलता है। मैंने बता भी रखा है उनका जो राष्ट्रगान वो पारसी पर्शियन में है। उनकी जो कुछ बातें हैं वो अब अरब से ली गई है। जैसे पहले बोलते थे वो पर्शिया में से इन्वॉल्व थे, तो पहले बोलते थे खुदा हाफिज, फिर अल्लाह हाफिज। अब टर्की का इन पे इन्वॉल्वमेंट आ गया, अब इन्होंने चेंज कर दिया। तो इन्हें अपने इतिहास का नहीं पता, अपने उसका नहीं पता। और जो कादिम हुसैन रिजवी है, वो दूसरे धर्मों के बारे में क्या टिप्पणियां है उसकी, वो भी देखनी चाहिए। और इन्हें पता नहीं है, चाहे कितने भी जोश में क्यों ना हो, चाहे उनके पास 1 लाख की संख्या हो, 10 लाख की संख्या हो। आप देख लेना, मैंने हमेशा बोला है, जिसके पास ना चाहे जज्बात कितने भी क्यों ना हो, एक साइंटिफिक प्रूफ है कि अगर 1 लाख लोग भी हो और एक के पास मशीन गन है ना, तो तभी भी वो मशीन गन वाला जीत जाएगा। आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास डंडा है, रॉकेट है, तीर कमान है। तो ये आप चाहे अंदर से कितने ही क्यों ना हो, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, हमारे जज्बाती है। तो फ्रांस से बैड लेके, और ये एक तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि मैं अल्टीमेट इंटरनेशनल रिलेशन कराता हूँ। तो और इमरान खान ने भारत पे आरोप लगाया, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ एक तरीके से, भारत क्या क्या कर नहीं सकता। क्योंकि अभी उसके एक चारपाई के 4 पाँव होते हैं ना, एक पाँव उसका उखड़ रहा है। और भारत ने कुछ इस समय कर दिया तो उसका दूसरा पाँव भी इखड़ जाएगा, क्योंकि उसकी कमजोर नक्श है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, पश्तून एरिया, सिंध, वो बटा हुआ है बिल्कुल। उसकी एथनिसिटी अलग है, वहाँ पे अलग अलग मतों को मानने वाले हैं, और एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाते पहले उन्होंने। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो पुराना उनका इतिहास था मोहनजोदाड़ो, वहाँ पे तो उनकी ऐसी ऐसी फोटो आती है, क्या क्या करते रहते हैं, कभी मूर्ति तोड़ते, कभी कुछ तोड़ते, उसे फिर कहते, वो उन्हें सही लगता है। और जब उनके साथ होता है तो सारी दुनिया में लेके जाते कि वो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 57 मुल्कों में लेके जाऊंगा। उसकी सुनेगा कौन? उसकी वैसे ही कोई नहीं सुनता, वो भीख मांगेगा। फिर पाकिस्तान की जनता को बोलेगा कि उसका एक डायलॉग है ना बड़ा फेमस, कि भिखारी वाली इमेज है उसकी, तो घबराना नहीं है, तो ऐसा कुछ बोल देगा, घबराना नहीं है फिर से। क्योंकि वो इमरान खान है क्या, वो एक क्रिकेटर था पहले, उसके बाद उसकी वो एजेंट है, वो तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ। उसकी बीवी ज्यूश है, जो इतना कहते हैं ये यहूदी यहूदी काफिर वाफिर चिल्लाते रहते हैं। उसका बच्चा इमरान खान का यहूदी है। अब ये पाकिस्तान की जनता को पता है या नहीं पता, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो खुद देख सकते हो उसका बच्चे के कौन से धर्म के। पागल बना रखा है उसने। मतलब पहले वो एक अय्याश आदमी, उसके सामने लड़कियां दे दी जाती थी इनके द्वारा, इन्हीं को बनाया हुआ है। और अब जिसे वो प्रमोट कर रहे हो वो उनका नहीं है, वो एक तरीके से
कादिम हुसैन रिजवी था, अब साद हुसैन रिजवी जो लड़का उसके साथ दिख रहा है, जिस हिसाब से वो बोलता है, उसकी कॉन्फ्रेंस देखना, मीडिया में जिस हिसाब से वो बात करता है, तो उसका पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो कहीं ना कहीं बनना चाहता है और उसका पॉलिटिकल एम्बिशन वो अपना पूरा कर रहा है। अभी बच्चा है 26-27 ये मेरे जितना ये लगभग, लेकिन उसका दिखता है कि वहाँ पे वो पॉलिटिकल एम्बिशन है और वो आगे बढ़ना चाहता है, वहाँ से आगे उठना चाहता है। तो अभी वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो जोड़ रहा है उनके साथ, आशिक रसूल के साथ, लेकिन असल में उनका मकसद है पॉलिटिकल पाकिस्तान में एक अपने, क्योंकि 5वीं सबसे बड़ा पार्टी है इस समय पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की जो हालात है और इस समय तहरीक जो इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, तो वहाँ पे वैसे भी जितने भी क्लॉजेस उनके संविधान में है पाकिस्तान, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, कितनी बार उनका संविधान 4 बार शायद चेंज हुआ है। अब मौलाना से पूछ पूछ के संविधान में क्लॉजेस लिखे गए वहाँ के, तो ये उनका संविधान है। और अब वो कहते हैं 85% जनता कहती है कि शरीयत इम्प्लीमेंट कर दो, तो इस पे पूरी दुनिया पे क्या इमेज जाएगी। तो ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं इसका एंड रिजल्ट बताऊंगा क्या होने जा रहा है सारी दुनिया में, और उसकी कोई नहीं सुनेगा। पाकिस्तान वो जो कहता है कि हम IOC की मीटिंग में जाएंगे, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर फ्रांस ने वहां से खुद बुला लिए, और फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और उसमें पहले 28 देश थे, अब 27 बचे, और 28 भी लगा लो क्योंकि यूके उसी के साथ रहेगा। तो अगर फ्रांस वहां से छोड़ेगा तो यूरोप पूरा उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि जर्मनी है, बड़े बड़े देश है जितने भी, और यूरोपियन यूनियन की ऐसा नहीं कि आज अहमियत खत्म होती है, उसकी एक अलग ही अहमियत है, अलग उसका एक्सपोर्ट देखो, इंपोर्ट देखो, सारी दुनिया में उसका वो देखो। तो वो FATF की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला धकेला पड़ जाएगा। जो उसकी इमेजेस आ रही है, ये आ रही है, सारी दुनिया देख रही है अच्छी तरीके से क्या कर रहा है पाकिस्तान, कितना पालन करता है, सख्ती करता है, तो देख रहा है सारी दुनिया। क्योंकि वहाँ पे बच्चे को उन्होंने यही सिखाया था बचपन से कि 5 साल के बच्चे को खिलौना देना चाहिए था, उन्होंने तलवार दे दी, उन्होंने आदर्श ऐसे बताया, गौर ये है, तो उनके यही सब बयान है, और आज उसी का फल भुगत रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान कि आज वो इस हालात में। और इसका इंटरनेशनल रिलेशन जो मैं बता रहा था बताऊंगा, तो उसका यही है कि असर ये सारी दुनिया में फंडामेंटलिस्ट का तैयार किया जाता है कि कैसे करना है, कब कहाँ पे क्या करना है, कितना वो करना है। सबसे पहले जो फ्रांस में हुआ था, उन्हें पता था इससे जो इस्लामिक जो है उनकी जो एक होती है जज्बात होते हैं उभरेंगे, तो उन्होंने जानबूझ के इस तरीके के स्टैचू बनाए, फोटो बनाए, जो भी था, तो उन्होंने इस तरीके से बनाया, और उन्हें पता था कि इसका असर पूरा कहीं ना कहीं मुस्लिम मुल्कों में होगा। तो अब पाकिस्तान में असर देखने को मिल रहा है इसका, और उन्हें अच्छे से पता था, उन्होंने बिना प्लानिंग के साथ होता है, ऐसा नहीं होता कि उन्हें पता नहीं होता, प्री प्लान था कि इसका असर कहाँ पे होगा, मुस्लिम मुल्कों में क्या होगा, तो जानबूझ के वो भी ऐसे करते हैं ठेस पहुंचाने के लिए, उन्हें पता था। फिर एक आया रेफ्यूजी जो वहाँ पे बन के आया था, उसने सैमुअल पैट्री जो टीचर था उसकी गर्दन कलम करी, उसके बाद वहाँ पे इमरान मैक्रन जो वहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने उसका समर्थन किया। तो इस कारण आप देख रहे हो फिर पाकिस्तान में उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए, पाकिस्तान में कहा ये हमारे नबी की गुस्ताखी है और इसको सजा मिलनी चाहिए, वहाँ के अम्बेडकर को बाहर करना चाहिए और वहाँ के उस अपने वाले को बुला लेना चाहिए। लेकिन ये एक वो है, सारी दुनिया पे एक मैसेज जा रहा है कि होगा क्या आगे, क्योंकि ना एक ग्रुप बनाए जा रहे हैं, एक तरफ है फंडामेंटलिस्ट, और सारी दुनिया में इस समय ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जो चल रहा है, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो उधर सबमरीन उठा रही, और ये जो तीसरे आलमी जंग होने जा रही है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हो गई ना तो इसमें शायद फर्स्ट वाली सेकंड वाली में इतना नहीं हुआ जितना इस वाली में होगा, क्योंकि इसमें सारा विश्व लग जाएगा, कोई नहीं बचेगा, छोटे छोटे देशों को आना पड़ेगा, और उसकी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारे पिट्ठू है। क्योंकि वहाँ पे आप रशिया को देखते हो, नवेल्नी के साथ हो सकता है उसे जानबूझ को खुद ही करवा दे, है उन्हीं का वो भी, तो ये कहीं ना कहीं एक स्थिति बनाते कि सारी दुनिया में एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, टर्की ग्रीस के बीच में चल रहा है तनाव, इजिप्ट और इजराइल के बीच में, इजराइल का आमने सामने के कई देशों के साथ उसका तनाव रहता है, मिडल ईस्ट का यमन के साथ है, चाहे वो कितने भी सुलझा ले, तो अलग अलग रास्ते, और सारी दुनिया के इंडिया, पाकिस्तान, कहीं ना कहीं चाइना के बहुत सारे देशों के साथ है, आसियान के साथ उसके बाउंड्री शेयर इशू चल रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक वो बना रहे, और अमेरिका का रोल एक अलग हो जाता है क्योंकि वो हथियार सप्लाई करता है, और अमेरिका को डिक्लाइन करना है इस बार, तो डिस्ट्रॉय करना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तभी साइन होगा क्योंकि न्यू प्रोटोकॉल आनी है। तो एक तो ऊपर से पहले ये बना दिया गया, ऊपर से ये ले आया, तो सारी दुनिया में क्या असर हो जाएगा इसका। तो एक तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ, मैं 1 साल से बता रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जब हो सकता है, बनाया जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा क्रिएट कराया जा सकता है, लेकिन उसको थामने के लिए मैं आपको पहले से इसलिए बता दूं कि सारी दुनिया में चलता क्या, कौन सा देश क्या कर रहा है, कि यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है। अफ्रीका का रोल आपको वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन अफ्रीका को शामिल होना पड़ेगा इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वो अफ्रीका के लोग हैं, वैसे उनका कोई रोल वोल है नहीं इस वार के पीछे ना उनके, वो आपस में सिविल वार में लगे रहते हैं, तो वो तो वैसे ही खत्म है एक तरीके से। तो इसमें नई नई ताकतें उभारेंगे, और छोटे छोटे मतलब एक उसकी बात करेंगे कि नया विश्व स्थापित करने के लिए, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हो गई, तो जब सेकंड वाला हुआ तो उसके बाद एक नया निजाम आया था, उससे पहले लीग ऑफ नेशन था, उसके बाद आया यूएनओ, WTO, WHO, ये सारी चीजें आई। तो ऐसे ही जब तीसरा वाला हो गया, अभी पहले एक ही पेंडेमिक चल रहा है, उसके बाद जब तीसरा वाला आएगा तो उसके बाद न्यू प्रोटोकॉल साइन होने नया विश्व की, तो उसमें एक नए विश्व की बात करी जाएगी कि एक नया विश्व बनाना है, जिसे आप कई सारी बुक्सों में पढ़ सकते हो, ब्रेव न्यू नया विश्व। और तो उसके में यही होगा कि सारे विश्व को एक किया जाए। अब जो स्थिति हुई है कहीं ना कहीं आपस में दूरियों के कारण हुई है, क्योंकि आज भी अलग अलग लोग अलग अलग देश में पैदा होते हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म है, तो कहेंगे कि सबको एक किया जाए, इनमें ये सारी दूरियां मिटा दिया जाए, धर्म को हटा दिया जाए, नेशनलिटी को हटा दिया जाए, करने को ये अभी भी कर सकते लेकिन करें तो ये सारी चीजें बाद में आएंगी, आपको बसाया जाएगा, और एक नया ग्लोबल लीडर बन के आएगा, और एक ग्लोबल फीचर भी आएगा। जैसा मैं बताता हूँ, ग्लोबल फीचर होता है जैसे अभी सब सब धर्मों का एक ही मतलब लगा लो, और सारे धर्मों को एक किया जाएगा, क्योंकि बताया जाएगा ये कहीं ना कहीं लड़ाई धर्म के कारण हुई थी। मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं, मैं नास्तिक हूँ, तो मेरे को उसमें कुछ लेना देना भी नहीं। और मैं भी मानता हूँ विश्व वैसे एक ही है, इंसान के रूप में तो हम स्वतंत्र पैदा होते, चाहे किसी भी देश में पैदा हो, इंसान बन के पैदा होते, फिर हमें ना खुद उसके ना माता पिता या उससे पता चलता है, कंट्री, समाज, सोसाइटी से, कि हम ना अलग अलग देश में पैदा हुए हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा क्या है। अगर आप मान लो इंडिया में पैदा हुए, हो सकता है बांग्लादेश में होते, सोमालिया में होते, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं, आप किसी भी जाति धर्म में, लेकिन आप इंसान बन के पैदा हुए, तो ये डिफरेंसेस है, और इसी में आप लोगों को बांटा जा रहा है इस समय नए विश्व की। और रशिया तैयारी कर रहा हो 3000 साल पुराने अपने ये भी जो DNA है उनके साथ वो सोल्जर बनाने की तैयारी कर रहा है, जो 3000 साल पहले के, सोचो। तो वो अपना एक तरीके से एथनिसिटी से कितना प्यार करता है। तो मैं यही कहता हूँ, ये लड़ाई वड़ाई सब खत्म कर देनी चाहिए, आपको मानवता के आधार पे सारे मुल्कों को एक वैसे ही हो जाना चाहिए, इतना तबाही वबाही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक युद्ध में महाभारत करा चुका हूँ, और तीसरा मैं रोकने के लिए आया हूँ। तो इस बार रोकना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ये हुआ सारी दुनिया में तो पूरा विश्व में कोहराम मचेगा। जैसे वैसे वो कहा भी था कि पाषाण से होगा चौथा विश्व युद्ध, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उससे हथियार तो बचे रहेंगे बहुत सारे बचे रहेंगे, लेकिन फिर एक वो बात चलेगी, फिर अब वाकई में जो नाभिकीय हथियार है, न्यूक्लियर वेपन से, इस पे बहुत चिंता का विषय आएगा जब ये हो जाएगा, खत्म होने की बात होगी। क्योंकि इसमें बचेंगे कौन, ये बचेंगे जो ग्लोबलिस्ट है ना, इलियट्स है, जो साम्राज्य जिनका है, बड़े बड़े पूंजीपति, ये लोग बचेंगे। तो यही आपके सामने एक चीज लाएंगे, कहेंगे कि आप लोगों को ये करना है, ये करना है। तो इस तरीके से प्लान किया जा रहा है सारी दुनिया में, क्योंकि हथियारों को फिर खत्म कर दिया जाएगा। अगर हथियार सब बेकार की चीजें, इन्हें हटाओ रास्ते से, ये सब बेकार है। क्योंकि अभी हथियार कौन बेच रहा है, ISIS को किसने बनाया, तालिबान, अफगान तालिबान को किसने बनाया, अलकायदा को किसने खड़ा किया, सबको बनाने वाली यही कौन सप्लाई करता था, नॉर्थ ईस्ट में कौन सप्लाई करता है, नक्सली को, सब कहीं ना कहीं इनमें इन्हीं का रोल होता है। लेकिन इन्हें कराना होता है सारी दुनिया में, जंगे फसाद ये सब, तो इनका ये होता है। क्योंकि अभी पाकिस्तान के जो हालात है कहीं ना कहीं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। मैं वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि लोग तो उन्हीं के जो कर लो अपने इच्छा से कर रहे, स्वतंत्र है, क्योंकि वो जाहिल लोग हैं, जहालत से बड़े पड़े, तो मैं इसलिए बोलता हूँ। लेकिन जो हालात बना दिए गए, क्योंकि एशिया सबसे ज़्यादा यहीं के लोगों को इस बार कुर्बानी देगी, एशिया और यूरोप के,
तो एशिया यूरोप के सबसे ज़्यादा कुर्बानी होगी और वो थोड़े दूर है, उनको थोड़े बचे रहेंगे, लेकिन एशिया यूरोप वालों में लाशों के ढेर होंगे अगर ऐसा वो तीसरा विश्व युद्ध तो वाकई में ही हो गया। तो थैंक यू सो मच, अगर मेरी बातें आपको समझ में आती है तो शुक्रिया, धन्यवाद।